चंद्रजीत, आपकी आवाज नहीं आ रही, हमें लग रहा है। क्या बाकी लोग सुन पा रहे हैं आवाज? आई एम ऑडिबल? अब आवाज आ रही। ओके सर, थैंक यू सर। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित वक्तागण, प्रिय शिक्षक साथियों, शोधार्थी एवं सभी सहभागी मित्रों, आप सभी का स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक जस्टिस द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का विचार संवाद सावित्रीबाई फुले बीकन ऑफ रिवॉल्यूशन न केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व को स्मरण करने का अवसर है, बल्कि शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय की परंपरा को आगे बढ़ाने का भी संकल्प है, जिसकी नींव माता सावित्रीबाई फुले ने रखी थी। मैं आप सभी लोगों को, जैसा कि पता होगा, स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक जस्टिस की शुरुआत अकादमिक अन्याय के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी, जिसके इतिहास के बारे में पिछले कुछ कार्यक्रमों में बताया जा चुका है। मैं अब समय होने के साथ समय काफी हो चुका है, इस कारण से मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत पर आगे बढ़ता हूं। आज हमारी प्रथम वक्ता हैं डॉक्टर किरोड़ सिटोले में, जो कि जिन्हें 21 वर्षों का शिक्षण का अनुभव है। उनका परिचय कुछ इस प्रकार से है कि कविता, अंग्रेजी भाषा, लोक साहित्य, जहां उन्होंने अकादमिक अध्ययन के साथ साथ साहित्य को समाज से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया है। शोध और लेखन के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां अत्यंत उल्लेखनीय हैं। आपके 100 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। केवल शिक्षण तक सीमित न रहते हुए पिछले 15 वर्षों से वह मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारी के रूप में भी कार्यरत रही हैं। इस दौरान उन्होंने 50 से अधिक कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम और 50 से अधिक प्लेसमेंट ड्राइव्स आयोजित कर हजारों युवाओं को रोजगार और दिशा प्रदान की है। साहित्य सृजन के क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की है। उन्हें बहुजन साहित्य अकादमी द्वारा राष्ट्रीय कवि पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी चर्चित कविताएं जिंदगी तू सस्ती हो गई के लिए, जो वर्ड्स इन क्यू के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला था, ये प्रतिष्ठित वर्ड्स इन क्यू के यूट्यूब चैनल में भी इन्हें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं इस कार्यक्रम के लिए अपने प्रथम वक्ता को आमंत्रित करता हूं। मैम, आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैम, मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रजीत। आई एम वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। इट इज इंस्टीट्यूशंस मेल आईडी, दैट्स व्हाई वो अलाउ नहीं कर रहे थे, तो कहीं कुछ टेक्निकल इशू था, इसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। नाउ आई एम हियर। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट फॉर एकेडमिक जस्टिस का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया। आपने मुझे यहाँ एक एमिनेंट और प्रोमिनेंट फीमेल टीचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर इनवाइट किया। आई एम वेरी हैप्पी टू for that, because it's not only my personal interest but it's my social interest also. ये मेरा एक मैं व्यक्तिगत रूप से सावित्रीबाई फुले को एक सामान्य भाषा में कहें कि ईश्वर से ऊपर रखने वाले लोगों में से वो है मेरे लिए। मैंने ईश्वर से ऊपर रखती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि उनकी पहल, उनके प्रयासों और उनके संघर्षों की वजह से ही मैं यहाँ हूँ। आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले हमारे देश की जो स्थितियां थी, वी आर नॉट अलाउड टू एजुकेशन। यदि हमारे लिए 1848 में पहला स्कूल नहीं खुला होता तो शायद मेरा वो स्कूल नहीं खुला होता जहां से मैंने प्राइमरी एजुकेशन किया, जहां से मैंने सेकेंडरी एजुकेशन किया, या
जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन और जिस यूनिवर्सिटी से मैंने डॉक्टरेट किया, वो सब चीजें मेरे लिए नहीं खुली हुई होती। यदि ये सब चीजें हैं तो इट इज ड्यू टू ओनली सावित्रीबाई फुले। तो लेट अस ऑल ऑफ अस, सुनिंद्र सर नमस्कार। नमस्कार। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके मार्गदर्शन की वजह से मैं यहाँ हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इतने अच्छे विषय को आपने स्टूडेंट्स के बीच में रखने का प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच सर। तो जस्ट वी मूव ऑन आवर टॉपिक। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, जस्ट a minute. कहाँ से इसको बड़ा करना? Is it visible? Is my screen visible? मेरी screen visible हो रही है? Yes, 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 ma'am. Yes, madam, it's visible. So we are talking about catalyst of social revolution in 19th century India. विशेष रूप से ये जो है सावित्रीबाई फुले का जो योगदान है वो सिर्फ एक शिक्षिका के रूप में नहीं है. इट इज नॉट ओनली एज अ टीचर, बट शी इज अ सोशल रिफॉर्मर. I'm telling is I'm not telling was, because she is right now, due to her vision and mission and due to her works, she is alive with us. So she is not only a teacher but a social reformer. एक महिला नहीं है वो, एक युग कहा जा सकता है, एक संघर्ष कहा जा सकता है और एक बुनियादी सफलता कहा जा सकता है सावित्रीबाई फुले को. दैट्स व्हाई मैंने उनको कैटलिस्ट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन कहा है. हालांकि मैं जिस विषय पर आज बात करने वाली हूँ वो विषय सिर्फ उनका जो कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में, जो उनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यदि हम सावित्रीबाई पर चर्चा करने जाएं तो इतना विस्तृत विषय है कि वी कांट कवर इट इन 40 मिनट्स ना. तो लाइक अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, यू कांट बी एबल टू हर्ड मोर देन 40 आवर्स. तो हमें बहुत विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी इसके लिए, सावित्रीबाई फुले के विस्तृत वर्णन के लिए. बट यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी का नाम है एक थी सावित्री. और ये कहानी एक शिक्षिका की कहानी है. मैं यहाँ पर सिर्फ उनके एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन पर बात करूंगी कि कैसे उन्होंने एजुकेशन फीमेल के लिए, नॉट ओनली फॉर द फीमेल, उन्हें ये कहा जाता है कि उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन की शुरुआत की थी. शी डिडंट स्टार्टेड, ये बहुत बड़ा मीथ है हम सबके बीच में कि शी स्टार्टेड गर्ल्स एजुकेशन. उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन नहीं शुरू किया था. उन्होंने डिप्रेस्ड सोसाइटी, it doesn't matter that the girl or the woman belongs to Brahmin or Dalit community. She started education for all, especially she emphasized on female. उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और बच्चियों पर जोर दिया था क्योंकि किसी भी समाज के किसी भी वर्ग में उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी. हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ की जो हिस्ट्री थी, उस हिस्ट्री में तो हमारे यहाँ संत महात्मा या विदुषियां रही हैं. हमने कई विदुषियों के नाम सुने हैं, कई विदुषियों के बारे में हमने चर्चा की है. हमारा जो माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है वो हमें बताता है कि हमारे यहाँ फीमेल एजुकेशन पे बाउंडेशन नहीं था. बट बीच में क्या ऐसा हुआ था कि हमारे डिप्रेस्ड क्लास को एजुकेशन से छोड़ा, अधूरा रखा गया था, अलग रखा गया था. और फीमेल किसी भी वर्ग की हो उसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी. तो सावित्रीबाई फुले स्टार्टेड एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, डिप्रेस्ड क्लास एंड फॉर द फीमेल फॉर ऑल कास्ट. नाउ विद दिस मूव अबाउट हर विजन. It is a video
टैक्टिक्स फ्रॉम डिग्निफाइड इंडिया चैनल, ये आपको समझाएगा कि सावित्रीबाई क्या थी। धन्य धन्य सावित्री बाई जिसने ज्ञान की ज्योत जलाई, धन्य धन्य सावित्री बाई जिसने ज्ञान की ज्योत जलाई, नारी को शिक्षित कर जिसने देश की आदि कौम जगाई, नारी को शिक्षित कर जिसने देश की आदि कौम जगाई, नारी की शिक्षा के हक में जिसने थी आवाज उठाई, नर नारी की बराबरी की जिसने पहले बात बताई। तो बच्चों, जैसे कि आपने यहाँ पे सुना, ये एक बहुत ही सुंदर गीत है जिसमें हमने ये सुनने को मिला कि महिलाओं को पढ़ाकर उसने आधी कौम जगाई। वी फीमेल रिप्रेजेंट 50% ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, इट डजंट मैटर इट इज कंट्री, स्टेट और फैमिली, ये जहां भी है हम महिलाएं आधी आबादी हैं। तो उन्होंने जो शुरुआत की थी पढ़ाई की, वो इस देश की आधी आबादी को जगाने के लिए की थी। उनके बर्थ और उनके डेथ के बारे में हम सभी जानते हैं कि कब उनकी डेथ हुई है, कब उनकी बर्थ हुई है। और शी इज नॉट ओनली एजुकेटर बट अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, strong advocate of education, and she strongly put her vision that education is not only for a living but it is a major weapon of social change। और उन्होंने एजुकेशन को इस देश के, इस समाज के बदलाव के सबसे बड़े हथियार के रूप में स्थापित किया है इस देश में। 19th सेंचुरी में जब कास्ट, जेंडर, सोशल हायरार्की बहुत बड़े मुद्दे थे, उस समय जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। उन्हें समाज का बहिष्कार सुनने को मिला, उन्हें घर से बहिष्कृत किया गया, परंतु फिर भी उन्होंने बैकड्रॉप जो था हमारी सोसाइटी का, उस बैकड्रॉप को कंटिन्यू ना हो, वो बैकड्रॉप, उस बैकड्रॉप को रोकने के लिए अपनी पूरी लाइफ उन्होंने सैक्रिफाइस की है। शी मैरिड विद ज्योतिराव फुले एट द एज ऑफ 9 ओनली। ये बहुत आश्चर्य नहीं था, वो जो समय था उस समय में इसी उम्र में शादियां होती थी। 9 साल तो बहुत बड़ी बात है, कई बार तो बच्चे जन्म ही नहीं लेते थे और उनकी शादियां हो जाया करती थी। तो उसी प्रकार से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले भी उसी समाज का एक हिस्सा थे, इसलिए उनकी 12 इयर्स और 9 इयर्स में दोनों, ज्योतिराव 12 इयर्स के थे और सावित्रीबाई 9 इयर्स की थी और उनकी शादी हो गई। तो जब जब शादी होकर आई थी तो शादी से पहले ये स्कूल जाती थी, but she is also from the depressed class na, she is not for the the SC category, but that time OBCs are also depressed। आज भी वो डिप्रेस्ड है, लेकिन उस समय तो अनटचेबल भी थे OBC। तो she belongs to the OBC कैटेगरी, वो OBC कैटेगरी को बिलोंग करती थी, इसलिए वो भी शूद्र थी और शूद्रों को स्कूल जाने की परमिशन नहीं थी। और वो जिस गांव में रहती थी उस गांव में कोई मिशनरी स्कूल नहीं था, इसलिए वो कभी स्कूल नहीं जा पाई। परंतु उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, तो किताबें वो अपने पास रखती थी। कहीं से भी उन्हें किताब मिल जाती थी तो वो किताबें अपने पास रखती थी, स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ती थी, या जैसा भी हो वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहने की वो कोशिश करती थी 9 साल की छोटी सी उम्र में। तो जब वो शादी करके आई थी तो अपने दहेज के साथ, जैसे लड़कियां गुड्डे गुड़िया ले जाती है ना, वो अपने साथ किताब लेकर आई थी। तो जब ज्योतिराव फुले ने इस बात को देखा तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर कि मेरी जो वाइफ है वो खुद बहुत पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके बहुत सजग है। तो उन्हें इस बात की बहुत खुशी हुई कि मेरी वाइफ जो है वो पढ़ना चाहती है, उसको किताबों से प्यार है। तो
वो ज्योतिबा जो है वहां पे मिशनरी स्कूल में जाते थे और मिशनरी स्कूल में वो जो भी पढ़कर आते थे वो आकर वो अपनी वाइफ को पढ़ाते थे। तो एज हम कह सकते हैं कि ज्योतिराव जो उनके पहले गुरु थे और उन्होंने अपनी वाइफ को बराबरी दी और उन्हें पढ़ाया। तो 9 साल की उम्र से वो ज्योतिराव फुले के साथ पढ़ती थी। वो कभी स्कूल नहीं गई, उनका स्कूल उनका घर ही था। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने जब अपनी युवावस्था में आए तो युवावस्था में लोग एक सामान्य जो चीजें होती हैं उन चीजों को फॉलो करते हैं, पर इनका एक अलग ही सपना था। इन्होंने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखा। तो तात्या भाई और विष्णु पंत, तात्या भाई जो थे ही वॉज अ ब्राह्मण एंड it doesn't matter the person is belongs to upper caste or the lower caste. हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं और उस समय जो समाज का ताना बाना था वो ऐसा था कि लोग पढ़ाई का विरोध करते थे, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे थे जो कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। तो तात्या भाई और विष्णु पंत ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की मदद की स्कूल खोलने में और अपने घर में उन्होंने स्कूल खोला। तो Savitri Phule and Jyotirao Phule started educating to children and girls with lower caste from their native village. उन्होंने अपने खुद के गांव से पढ़ाने की शुरुआत की, परंतु जब उनका विरोध किया गया, इस बात का विरोध किया गया और उनके फादर को जब इस चीज के लिए बहुत धमकाया गया, डराया गया, तो उनके फादर ने उनसे कहा कि तुम्हें पढ़ाना बंद करना पड़ेगा। तो इसके अगेंस्ट सावित्रीबाई ने और ज्योतिराव फुले ने रिवॉल्यूशन किया और उन्होंने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए घर छोड़ दिया। नाउ जब उन्होंने घर छोड़ा तो फिर उन्हें स्कूल शुरू करना था, बट वो स्कूल शुरू कैसे करते हैं? नो वन वांट की, कोई भी नहीं चाहता था कि गर्ल चाइल्ड्स को मेल चाइल्ड पढ़ाए। और वो उनसे सबसे पहले जो समस्या थी वो ये थी, और सावित्रीबाई को ये समझ में आ गया एंड शी टोल्ड टू हर हस्बैंड कि ये जो सबसे बड़ी समस्या है कि गर्ल चाइल्ड को मेल पढ़ाते हैं तो ये पसंद नहीं करते हैं, और यदि हम लोग पढ़ाते हैं तो इस पढ़ाई का कोई मान्यता नहीं होगी। एजुकेशन सर्टिफिकेट तो जैसे आज हमको 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है, द सेम इन द ओल्डन एज आल्सो सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती थी। तो यदि हम सर्टिफाइड टीचर्स नहीं है तो हम स्कूल में बच्चों को सर्टिफिकेट्स कैसे दे पाएंगे, और यदि हम सर्टिफिकेट्स नहीं देंगे तो ये हमेशा एक बड़ी समस्या बनी रहेगी कि बच्चों को पढ़ तो लेंगे हमारी तरह, लेकिन वो एजुकेटेड, सर्टिफाइड एजुकेटेड नहीं कहलाएंगे। दैट्स व्हाई दे वांट टू ओपन, दे वांट टू बिकम अ स्कूल टीचर। तो जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था तो ये उस्मान, अपने दोस्त उस्मान भाई के घर में रह रहे थे। तो उस्मान भाई वाज आल्सो अ सोशल रिफॉर्मर, वो भी अपनी बहन को पढ़ाते थे। तो फातिमा और सावित्री बाई अमेरिकन मराठी मिशन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, वहां पर वो टीचर्स ट्रेनिंग लेने के लिए गई। तो जब वो ट्रेनिंग लेने के लिए गई तो दे वर रिजेक्टेड बिकॉज दे डोंट हैव सर्टिफाइड एनी सर्टिफिकेट। वहां की एलिजिबिलिटी थी कि कम से कम 10th पास होना चाहिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट उन लोगों के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। दैट टाइम सावित्री बाई फुले, Fatima Sheikh and Jyotirao requested to the authorities and asked them that it is very essential to study. हमारा टीचर बनना बहुत जरूरी है, यदि हम टीचर नहीं बनेंगे तो इस देश की कोई भी लड़की हमारी तरह स्कूल नहीं जा पाएगी। ये जो अफेक्टिव वर्ड्स थे जिसकी वजह से सिंथिया फरार जो है वो इम्प्रेस हुई, उन्हें लगा कि इंडियन सोसाइटी को बदलने का, चेंज करने का एक बड़ा तरीका है, तो उन्होंने इन दोनों को परमिशन दी। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल दिस इंसिडेंट जो मैंने आपको भी इंसिडेंट सुनाया। ये इंसिडेंट अभी रिसेंटली जो फुले मूवी रिलीज हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुली इसको वहां पे कास्ट किया गया है, इसको आप सुन सकते हैं। They know, madam, but they've been studying at home. That won't do.
only 10th grade pass-outs are eligible for the teachers training course. Madam, if you don't give us exams, then no girl in this country will go to school, just like us. We don't have a school certificate, but we are very eager to teach. Madam, your little help will change the future of a girl child in this country. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जैसे सुना कि ये जो इतने इफेक्टिवली यहाँ पर इसको कोट किया गया है, इस लाइन को इतने बढ़िया तरीके से कोट किया गया है, इतना अच्छे तरीके से कास्ट किया गया है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज देती है कि यदि हम नहीं पढ़े तो इस देश की कोई भी लड़कियां नहीं पढ़ पाएंगी। तो सिंथिया फरार ने इसको एक्सेप्ट किया और उन्हें टीचर्स ट्रेनिंग का एजुकेशन दिया और फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली 2 शिक्षिकाएं बनी। हिस्ट्री में कहीं ना कहीं फातिमा शेख को भुला दिया गया है। अभी जब मैं ये तैयार कर रही थी, अपना रिसर्च पेपर तैयार कर रही थी, तो मुझे भी बहुत ज्यादा रेफरेंसेस नहीं मिले फातिमा शेख के बारे में, इसलिए मैं भी यहाँ कोट नहीं कर पाई। मैंने जिन किताबों में पढ़ा दे आर नॉट रेफरेंसेस, तो मैं भी कोट नहीं कर पाई क्यों उन्हें भुला दिया गया और क्यों हम सिर्फ सावित्रीबाई फुले को प्रथम शिक्षिका कहते हैं। आई डोंट नो, इसे मैं और मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे और ढूंढना पड़ेगा, तब जाके हम इस बात को प्रूव कर पाएंगे कि हाँ वो भी इस देश की पहली महिला शिक्षिका थी। बट इट इज कुछ जो पुस्तकें हैं जो कि रिसर्च जिन्हें हम रेफरेंसेस नहीं कह सकते, उन पुस्तकों से हमने ये लिए हैं कि फातिमा शेख ने भी इनके साथ पढ़ाई की थी और ये पहली स्कूल टीचर, दोनों साथ में ये स्कूल टीचर बनी थी। 1848 में दोनों ने ट्रेनिंग लिया, फिर 1848 में इन लोगों ने ट्रेनिंग लेने के बाद सबसे पहले आकर भीड़ेवाड़ा में, पुणे के भीड़ेवाड़ा में उस्मान भाई और फातिमा की मदद से इन लोगों ने स्कूल खोला, पहला गर्ल्स स्कूल जिसमें सिर्फ 5 लड़कियां थी। इट इज recorded 6 girls in whole history, but there were only 5 girls. The one girl is a sheep, जो एक लड़की थी वो शीप थी, भेड़ थी, बकरी थी, मेमना थी या गाय का बच्चा थी, क्या थी? क्योंकि उस लड़की को स्कूल लाने के लिए जो एक कचरा फेंकने की जो गाड़ी होती है, उस कचरा फेंकने की गाड़ी में जो मुर्गे और बकरियों को ढकने का जो टोकरा होता है, उस टोकरे में छुपा कर लाया जाता था। दैट वॉज द 6th गर्ल। तो इनरोल्ड लड़कियां जो थी उस स्कूल में 5 लड़कियां थी। इस लड़की का इनरोलमेंट नहीं कराया था उसके फादर ने। उसके फादर ने कहा था ये लड़की सिर्फ पढ़ने आएगी, इसका इनरोलमेंट नहीं, यदि मेरी सोसाइटी में पता चल रहा तो मैं मार दिया जाऊंगा। तो इनरोल्ड सिर्फ 5 लड़कियां थी। ये बहुत सारे ये फैक्ट्स ऐसे हैं कि जो मीथ हैं जिनके बारे में हमेशा हमें यही सुनने को मिलता है कि 6 लड़कियों से शुरू किया, 6 लड़कियों से शुरू नहीं किया गया था। ये स्कूल 5 लड़कियों से शुरू किया गया था। एंड आफ्टर दैट ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले, उस्मान भाई एंड फातिमा स्टार्टेड 1 by 1 स्कूल्स। और 1855 में इनके पास 150 गर्ल्स के साथ 18 स्कूल्स हो चुके थे। ये बहुत बड़ा चेंज था। 18 स्कूल्स थे, किसी भी स्कूल में 30 स्टूडेंट से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं थे, इनरोल्ड नहीं थे। 150 स्टूडेंट्स इनके पास रजिस्टर्ड हुए थे और इनका जो पढ़ाने का तरीका था वो इतना अच्छा था। मिड डे मील वहीं से आया, क्योंकि इनके यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते थे, चरवाहे बच्चे होते थे, कुम्हारों के बच्चे होते थे, कहारों के बच्चे होते थे, ऑल आर फ्रॉम द बेसिकली दे आर फ्रॉम द डिप्रेस्ड क्लास स्टूडेंट्स। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया था कि इन्हें उन्हीं को पढ़ाना है, बट बच्चे वही पढ़ने आते थे। ये अपर क्लास के बच्चों को भी पढ़ाते थे। धीरे धीरे मालियों के बच्चे आने लगे। फुले वाज आल्सो माली, फ्लोरिस्ट, तो फ्लोरिस्ट के बच्चे आते थे। तो इनके साथ ये शर्त थी कि यदि हमारे बच्चे पढ़ने आएंगे तो ये गाय चराने नहीं जाएंगे, बकरी चराने नहीं जाएंगे, फूल तोड़ने नहीं जाएंगे, तो ये खाएंगे क्या? तो सावित्रीबाई फुले ऑफर मिड डे मील इन हर स्कूल।
जितने भी इनके 18 स्कूल थे, उन 18 स्कूल्स में फातिमा शेख और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले सुबह से खाना बनाती थी और उन बच्चों को खाना खिलाती थी। एंड इसके साथ ऐसे फैमिलीज जिनके बच्चे मजदूरी करके अपने घर में पैसा देते थे, उन पेरेंट्स का कहना था कि हमारे बच्चे यदि यहाँ पढ़ेंगे तो फिर हमारे घर में मजदूरी कौन करेगा। तो बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए सावित्रीबाई फुले ने स्कॉलरशिप भी शुरू की थी, वो स्कॉलरशिप भी देती थी। तो हमारे यहाँ जो मिड डे मील और स्कॉलरशिप की जो आज की जो सुविधा है वो सावित्रीबाई फुले ने 200 साल पहले शुरू कर दी थी। बट इट वॉज नॉट वेरी इजी। जितना हम आसानी से सुन रहे हैं या मैं कह रही हूँ या आप लोग जितनी आसानी से सुन रहे हैं, इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी इंडिया की। यदि आज भी हम बात करें तो आज भी हमारी सोसाइटी की कंडीशंस ऐसी हैं कि हमें गर्ल्स को बहुत सारी चीजों की परमिशन नहीं है। तो 19th सेंचुरी में तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो उस समय जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए जाती थी तो ना सिर्फ उन्हें ओरली अब्यूज किया जाता था, बट उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, उनके ऊपर गंदगी फेंकी जाती थी, उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, उनके ऊपर पानी फेंका जाता था, सोशली अब्यूज किया जाता था। तो ये सब कुछ सुनकर भी सावित्रीबाई ने स्कूल जाना बंद नहीं किया, क्योंकि उनको वो पूरे 18 स्कूल जो थे वो कवर करने होते थे। कभी इस स्कूल में जा रही, कभी उस स्कूल में जा रही। एक तो वो अपने घर में ही था उनका पहला स्कूल, तो वहां तो उन्हें कोई समस्या नहीं थी। तो ये जो सोशल ह्यूमिलेशन था उनको ये भी बर्दाश्त करना पड़ा। तो इससे बचने के लिए वो अपने झोले में एक साड़ी लेकर जाती थी, हमेशा वो एक जोड़ी कपड़े लेकर जाती थी और वो फिर पढ़ाती थी। तो हम आज जितनी आसानी से हम बात कर पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, इतना आसान नहीं था। ये जो सोशल चेंज उन्होंने किया है इतना आसान नहीं था, लेकिन इन सोशल हर्डल्स को भी उन्होंने कॉप अप करके स्कूल एजुकेशन को शुरू किया और उन्होंने दिन पर दिन अपने स्कूल्स बढ़ाती गई। और जब वो अपने स्कूल्स बढ़ाती गई तो इसीलिए उन्हें 1852 में, आप सोचिए कितनी कम समय में उन्होंने 18 स्कूल कर लिए। 1848 में उन्होंने स्कूल एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग की एजुकेशन ली और 1852 में उन्होंने 150 स्टूडेंट्स एनरोल कर लिए 18 स्कूल्स के साथ। और इसी से इम्प्रेस होकर, उनकी मिड डे मील और स्कॉलरशिप फैसिलिटी से इम्प्रेस होकर 1852 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक हिस्सा था, उन्होंने इस देश की बेस्ट टीचर के रूप में उन्हें अवार्ड दिया था। वो यहां तक ही नहीं रुकी थी। जब उन्होंने समाज में देखा कि बहुत अनटचेबिलिटी की जो समस्या थी उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ। यहाँ पर उन्होंने, ये जो आप कुआं देख रहे हैं, ये उनके घर के अंदर का कुआं था। जब शूद्रों को किसी कुएं को टच करने की या किसी तालाब से पानी लेने की परमिशन नहीं थी, तो उन्होंने अपने आंगन का कुआं इन लोगों के लिए खोल दिया था। एंड ये उनके लिए प्रेरणा थी सत्य शोधक समाज की स्थापना करने की। सत्य शोधक समाज मतलब एक ऐसा समाज जहां पर सब कुछ बराबर होगा। इस समाज में उन्होंने सिर्फ एजुकेशन नहीं दिया, इन्होंने इक्वालिटी दी लोगों को। इन्होंने सत्य शोधक मैरिजेस शुरू की और इस मैरिज का जो औथ था वो ये था कि हम विवाह के बाद भी पढ़ेंगे। जो दूल्हा दुल्हन होते थे वो ये शपथ लेते थे कि हम शादी के बाद पढ़ेंगे। और ये जो शादियां हैं ये प्रिस्ट के द्वारा नहीं कराई जाती थी, पंडितों के द्वारा, या किसी भी जो चाहे क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, ये जो शादियां कराते थे वो शादियां खुद ज्योतिराव फुले कराते थे। और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को एक ओथ लेनी होती थी कि हम खुद भी पढ़ेंगे, क्योंकि पहले तो शादियां बहुत कम उम्र में हुआ करती थी, 17, 18, 19, 16, 15 ऐसे में शादियां होती थी। तो जो वो दूल्हा दुल्हन होते थे वो शपथ लेते थे कि शादी के बाद हम भी पढ़ेंगे और भविष्य में आने वाले हमारे बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो ये सत्य शोधक समाज जो था, इसकी जो स्थापना थी ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर उन्होंने की, और ज्योतिराव फुले के जाने के बाद उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। ये भी एजुकेशन को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था।
सावित्रीबाई फुले ने अपने जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस की थी, जिसको आज एडीपी में लागू किया गया है, स्कॉलरशिप, फाइनल असिस्टेंस, प्रैक्टिकल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, विडो एजुकेशन, ये जितना भी हमारे यहाँ आज अभी हमारा यदि आप एनईपी देखेंगे तो सावित्रीबाई फुले के बहुत सारे एजुकेशन थ्योरीज जो हैं उनकी, या उन सारी थ्योरीज को अडॉप्ट किया गया है। तो हम ये कहें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी सावित्रीबाई फुले का एक बहुत बड़ा रोल है। सावित्रीबाई फुले ने पूरा हमारा उनका जो जीवन है वो एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया। एंड्यूरिंग इम्पैक्ट सोसाइटी पर उन्होंने छोड़ा, और वो सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, एक सोशल वर्कर नहीं थी, शी वॉज अ लीडर आल्सो। वो जो स्पीचेस देती थी, वो स्पीचेस लोग लर्न कर लिया करते थे, और लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग में उनको इतनी महारत हासिल थी कि लोग उसको लर्न कर लिया करते थे, बच्चे लर्न कर लिया करते थे और उनको उसको एक्ट करते थे। तो जब सावित्रीबाई फुले ने ये सब चीजें देखी तो उन्होंने फिर अपने स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी शुरुआत की, और वहीं से फैंसी ड्रेस एक्टिविटी हमारे देश में शुरुआत हुई है। सावित्रीबाई फुले ने विधवा आश्रम खोले, जो विधवा महिलाएं थी उनका पुनर्विवाह किया, और जिन महिलाओं को उनके फैमिली से छोड़ दिया जाता था उन फैमिलीज को भी, उन महिलाओं को भी लाके उन्होंने अपने घरों, अपने जो उन्होंने शेल्टर होम बनाया था, आश्रम, विधवा आश्रम जो बनाया था, उसमें उन्होंने मार्जिनलाइज सोसाइटी की इवन एक ब्राह्मण फैमिली की लेडी को भी रखा। उनका जो बेटा हुआ, इट वाज वेरी, इसको हम कह सकते हैं फेट कह सकते हैं, या सोशल जस्टिस कह सकते हैं, कि सावित्रीबाई फुले को बहुत बड़े काम करने थे, इसलिए ईश्वर ने उन्हें बच्चे नहीं दिए थे। और जब वो अपनी यंग एज में इस चीज को लेकर कभी ईश्वर से शिकायत करती थी, तो या नेचर से जब शिकायत करती थी, तो हमेशा ज्योतिराव फुले उन्हें यही कहते थे कि देखो, शायद हमें बहुत बड़े काम करने के लिए बनाया गया है, इसलिए हमें सिर्फ एक छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं दी। बट इन 1874 उनके यहाँ एक ब्राह्मण विडो रहने के लिए आई। शी वॉज प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उनको उनके ससुराल वालों ने छोड़ दिया, मायके वाले तो रखते ही नहीं थे। तो वो उन्होंने उनको अपने घर में रखा, अपने शेल्टर में रखा, और उनका जो बेटा हुआ, बिकॉज दे डोंट हैव एनी चाइल्ड, अपना खुद का कोई बच्चा नहीं था, उनका जो बेटा हुआ यशवंत, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कास्ट सिस्टम को ब्रेक किया, और केयर, लॉ और एजुकेशन, उसको जो एजुकेशन दी, एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस उन्होंने यहाँ पर उस बच्चे को डॉक्टर बना के प्रूव किया कि एजुकेशन का क्या कंट्रीब्यूशन होता है आपकी लाइफ में, वो उन्होंने समझाया और उस बच्चे को डॉक्टर बनाया। यहाँ सावित्रीबाई फुले के एजुकेशन का जो कंट्रीब्यूशन है यही खत्म नहीं होता। उन्होंने एजुकेशन देना शुरू किया और एक अनाथ बच्चे को अडॉप्ट करके डॉक्टर बनाया। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल था सोसाइटी के लिए, और हमारे लिए भी आज एक बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन शी इज अ वेरी गुड स्पीकर, शी इज अ वेरी गुड लीडर। इन सब के अलावा वो एक बहुत अच्छी साहित्यकार थी। लिटरेचर जो है वो सोसाइटी के में कैटलाइजर का काम करता है। हम कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। हम सबने सुना हुआ है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, एंड व्हाट इज द पोएटिक वर्क? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल थिंकिंग। ये हमने सुना हुआ है कि हमारी जो पावरफुल थिंकिंग होती है, हमारे दिमाग में जो चीजें आती है बहुत पावरफुल तरीके से आती है, वो पोएट्री के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो लिटरेचर जो है वो हमेशा से ही सोसाइटी का जो है वो मिरर रहा है। तो सावित्रीबाई फुले ने एक बहुत अच्छी पोएट थी वो, और उन्होंने इस अपनी पोएट्री के थ्रू इस सोसाइटी को एक मैसेज दिया है कि सिर्फ आपको जो आप हैं प्रेजेंट में, आपको वो नहीं रहना है। यदि आप अपना जो आप काम कर रहे हो उसको लिखोगे, आप जो सोच रहे हो उसको लिखोगे,
तो आप सदियों सदियों के लिए अमर हो जाओगे। तो सावित्रीबाई फुले का जो है लिटरेचर में भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने 2 पोएटिक वर्क कंपोज किए थे। काव्य फुले ये 1854 में पब्लिश हुआ था, एंड भवन काशी सुबोध रत्नाकर ये 1892 में पब्लिश हुआ, और बहुत ही सुंदर कविताएं लिखी है। एक कई कविताएं उनकी मैंने यहाँ पे कोट भी की हुई है, ये मैं पीपीटीज आपको शेयर कर दूंगी। इफ आई हैड अ टाइम आई कैन कंटिन्यू, अदरवाइज मैं आपको ये पीपीटी शेयर करूंगी, तो आप सभी बच्चे इन कविताओं को पढ़ें। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल पोएम्स, और सबसे अच्छी जो पोएम है उसको तो मैं यहाँ पे पढ़ना मेरी उसे पढ़े बिना मैं अपना आज लेक्चर खत्म नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल एक ही बिल्कुल दुश्मन है। मैम, रिक्वेस्ट है इसके बाद थोड़ा जल्दी से कंक्लूड करिए, दूसरे वक्त और क्वेश्चन आंसर सेशन है, प्लीज या मैम। इट्स माय लास्ट वर्क। एक ही दुश्मन है हम सबका, मिलकर उसे खदेड़ दें, उससे ज्यादा खतरनाक तो कोई नहीं है। खोजो खोजो, मन के भीतर झांको देखो, चलो तो मैम। वो पहले क्वेश्चन करती है कि क्या आपको अपना दुश्मन पता है? नहीं पता। फिर वो खुद ही बताती है, चलो तो मैं बतलाती हूँ, अब पहचान खतरनाक इस पर दुश्मन की। सुनो ध्यान से उस दुश्मन का नाम, सुनो अब वह दुश्मन है यह अज्ञान। तो बेसिकली उनका जो पोएटिक वर्क था वो भी एजुकेशन को ही डेडिकेटेड था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सोशल रिफॉर्मर थी जो इस देश को के एजुकेशन के लिए की दीवानी थी, जिसने इस देश में एजुकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए अपना पूरा जीवन खत्म कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी पोएम्स हैं, मैंने यहाँ पे कोट की हुई है। यू कैन रीड ऑल दिस पोएम्स। ये सावित्रीबाई फुले का पूरा इसको विजन को मैंने यहाँ पे कोट किया हुआ है कि उनके विजन में क्या क्या था। उनके विजन में एक चीज नहीं थी, देखिए इतना विस्तृत था उनका विजन। लास्ट बट नॉट लिस्ट, सावित्रीबाई फुले को जो वर्ल्ड ने जो सम्मानित किया है, सबसे पहले इन्होंने 2017 में गूगल ने डूडल के रूप में इनको अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उसके बाद उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ये पोस्ट टिकट जारी किया था। उसके बाद सावित्रीबाई फुले की फेलोशिप महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रही है, यूजीसी रिकॉग्नाइज फेलोशिप दे रही है। ये सावित्रीबाई फुले स्टेट अवार्ड महाराष्ट्र एजुकेशन के द्वारा दिया जा रहा है। नेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड ये नेशनल लेवल पे दिया जाता है। सावित्रीबाई फुले मेमोरियल अवार्ड ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सोशल वर्क के लिए दिया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले जो इतिहास में कहीं जिन्हें भुला दिया गया था, उन्हें सरकार ने धीरे धीरे उन्हें रिकॉग्नाइज किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1998 में उनके नाम से एक स्टैम्प जारी किया गया, और फिर 2017 में उन्हें ये डूडल प्रेजेंट किया। डूडल के रूप में जब गूगल ने जो उन्हें सम्मानित किया है, उसके बाद से सावित्रीबाई फुले को पूरा विश्व जानने लगा है। सबसे बड़ा ट्रिब्यूट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये रहा कि सावित्रीबाई फुले पुणे जो उनका स्कूल था, एक स्कूल को सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया, और आज ये देश की ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इसको हमारे देश में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के रूप में जाना जाता है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी टू ऑल ऑफ यू। नाउ यू कैन आस्क एनीथिंग, बट इट मस्ट बी रिलेटेड ओनली विद द एजुकेशन. The session